the previous class, we have covered the first part of beta lactam antibiotics. मतलब basically हमने उसमें penicillin cover किया है. So in this class, we will try to cover the rest of the beta lactam antibiotics, that is the cephalosporins, monobactams and carbapenems. ठीक है. तो पार्ट 2 ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म एक्शन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है बेसिकली, बट स्टिल विल जस्ट गो थ्रू इट ताकि क्या बोलते व्हाट टू से टाइप ऑफ एनफोर्समेंट हो जाए एंड वी कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो देन उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड क्लासिफिकेशन. तो यहाँ तक सब कुछ सेम ही होने वाला है पहले वाले क्लास की तरह, बट उसके बाद वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल क्लासेस एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशंस विच आर रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. टू बी मोर स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ है नहीं उतना, सो विल जस्ट डिस्कस दैट इन शॉर्ट. सो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन में. ऑलरेडी आपको पता ही है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में वी हैव द फॉलोइंग क्लासेस, दैट इज पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स, एंड ऑल दिस they are they are actually बीटा लैक्टम, दे आर एक्चुअली बैक्टीरियासाइडल इन नेचर. ठीक है, मतलब बैक्टीरियासाइडल इन नेचर कैसे? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो बाइंड करेगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में. ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इज नथिंग बट द ट्रांसपेप्टिडेज विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन. एंड पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन है एक यूनिट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. तो क्या होगा? सेल वॉल ठीक से सिंथेसिस नहीं होगा बैक्टीरिया में, एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया undergoes lysis and that is what we call as bactericidal effect. So हर एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में we have a बीटा लैक्टम रिंग. as you can see here, this लाल, ये लाल वाला जो दिख रहा है ये है बीटा लैक्टम रिंग, ये भी बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग. सो पेनिसिलिन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आज हम कवर करेंगे सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स. ठीक है, एंड ऑल दिस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, दे आर सेफ फॉर यूज इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड चिल्ड्रन अनलेस द इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू इट. मतलब अगर प्रीवियस episode of allergy है मतलब with that particular drug, then in that case you will not use that particular beta lactam antibiotics. So this is about the introduction. Now let's discuss about the mechanism of बैक्टीरियल रेसिस्टेंस फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. अगेन द सेम थिंग, वही हमने रिपीट करना है इसमें. फर्स्ट, ऑल्टरेशन इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग टारगेट, मतलब जो जहाँ पे वो बाइंड करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो ऑल्टर हो जाना. देन रिडक्शन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द टारगेट साइट. तो इसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था इफ्लक्स पंप. सो एज यू कैन सी हियर, इफ्लक्स पंप ये क्या करता है? जो एंटीबायोटिक होता है व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल उसको वापस बाहर में एक्सटीरियर में फेंक देता है. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसका एक्शन होने के पहले ही वो बाहर आउट हो जाता है. सो देयर इज नो एक्शन ऑफ द एंटीबैक्टीरियल ड्रग. नेक्स्ट है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द बीटा लैक्टम इटसेल्फ. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया दे विल प्रोड्यूस वन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज बीटा लैक्टमेस. ठीक है, सो इसका एग्जांपल हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव कवर्ड वन, दैट इज पेनिसिलिनेस. ठीक है, सो ये क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा बीटा लैक्टम रिंग को जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में होता है, एंड एज अ रिजल्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एफिकेसी खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी नो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन मैकेनिज्म. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को ले, जैसे लाइक इन द इन्वायरमेंट, सो इफ़ वी हैव सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर गेटिंग एडहर्ड टू सम ऑफ द प्रोस्थेसिस, मतलब जैसे आप देख सकते हो जैसे कैथेटर होता है. ठीक है, उसके बाद में आर्टिफिशियल जॉइंट्स, फिर उसके बाद में प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स विच आर इम्प्लांटेड इनसाइड द बॉडी. इन दैट केस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एडहर टू दैट एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल फॉर्म अ ग्रुप एंड दे विल सेक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बायोफिल्म. ठीक है, सो बायोफिल्म क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स इनसाइड दिस बायोफिल्म एंड एज अ रिजल्ट द बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू लीड टू एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू लीड टू बैक्टीरियल रेसिस्टेंस. ठीक है, सो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट पहले भी कवर किया था, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. एंड देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. उसमें पेनिसिलिन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है, सो पेनिसिलिन इज द मेजर चंक. तो पेनिसिलिन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. इट इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल पेनिसिलिन, देन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन. फिर उसके बाद में सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर डिवाइडेड इनटू 3 मोर कैटेगरीज, एसिड रेसिस्टेंट, देन उसके बाद में पेनिसिलिनेस रेसिस्टेंट, उसके बाद में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. ठीक है, एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स. सेफेलोस्पोरिन जो है ये फर्दर डिवाइडेड है 5 जनरेशन में, दैट इज
फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। सो सेफेलोस्पोरिन्स आर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स मतलब यहाँ इसमें देयर इज अ रोल ऑफ लेबोरेटरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दे आर हैविंग द बीटा लैक्टम रिंग जस्ट लाइक द पेनिसिलिन्स। आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। So mechanism of action is same as that of penicillin because all of these are beta-lactam antibiotics, right? So they will also inhibit the bacterial cell wall synthesis and as a result this will produce the bactericidal effect, ठीक है। But they have a wider spectrum of activity as compared to penicillin. So ये important है, they are having a wider spectrum of activity as compared to penicillins, ठीक है। Mechanism of resistance will be same as that of penicillin। देखते हैं mechanism of resistance, that is bacteria can produce beta lactamase, ठीक है। ये तो पता है बीटा लैक्टमेस इट इज गोइंग टू ब्रेक द बीटा लैक्टम रिंग एंड देन बैक्टीरिया कैन ऑल्सो चेंज द टारगेट प्रोटीन्स, मतलब ट्रांसपेप्टिडेज बेसिकली, दैट विल बी चेंज, एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सो ये हम इट इज़ एप्लीकेबल, इसे हम हर एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सो दे कैन बी गिवन ओरली और पैरेंटली, मतलब ओरल भी दे सकते हैं, पैरेंटल प्रिपरेशन भी दे सकते हैं, एंड देन दे आर सेक्रेटेड एक्टिवली इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड फ्रॉम देयर इट इज बीइंग एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। दैट इज एक्टिव रीनल ट्यूबुलर सेक्रेशन जस्ट लाइक द पेनिसिलिन। सो इससे हमें क्या याद आता है? सो इफ वी गिव अ ड्रग विच इज नेम एज प्रोबेनिसिड, ठीक है, जो आपको याद होगा रीनल ट्यूब्यूल्स के साइड में देयर इज ऑर्गेनिक anion transporter, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन हो गया, फिर उसके बाद में अभी ये सेफेलोस्पोरिन भी हो गया, एंड दिस इज एक्चुअली बीइंग इनहिबिटेड बाय प्रोबेनिसिड, ठीक है। तो अगर प्रोबेनिसिड को दे देंगे तो फिर क्या होगा? In that case, cephalosporin is not excreted in the renal tubules, so it will prolong the duration of action of cephalosporin. That is, when you give a combination of probenicid and cephalosporin, then it will lead to prolongation of action of probenicid. Similarly, when you are giving a combination of probenicid with penicillin, that time also it will lead to the prolongation of action of penicillin. अब आते हैं generations में. So we have already discussed that 5 जनरेशन है, ठीक है। सो 1 बाय 1 देखेंगे जनरेशन को। सो इसको याद, इसमें ज़्यादा कुछ एक्चुअली समझने का है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मेनली यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर द यूजेस एंड द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और उसका डोज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नेम ऑफ द ड्रग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव मेड दिस इनटू अ टेबल, सो एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद करने में सुविधा हो बेसिकली, नहीं तो ये स्कैटर्ड होता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज इट। स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। तो पहला हो गया ड्रग, उसके बाद में वी हैव द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, देन द डोज, देन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया पे एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, एंड देन वी हैव द यूजेस। सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अंडर दिस वी हैव मैनी सेफेलोस्पोरिन्स अंडर दिस इन डिफरेंट जनरेशंस, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ वो इंपॉर्टेंट सेफेलोस्पोरिन्स को ही इंक्लूड किया है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एटलीस्ट, मतलब इतना तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए। इसमें भी बहुत जन भूल जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो पहले आता है सेफेलोथिन, देन वी हैव सेफेजोलिन, देन वी हैव सेफेलेक्सिन। तो ठीक है, सेफेलोथिन को हम देते हैं इंट्रावीनस रूट से, सेफेजोलिन को देते हैं हम इंट्रावीनस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से, एंड सेफेलेक्सिन को हम देते हैं ओरल रूट से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डोजिंग? ठीक है, सेफेलोथिन इट इज़ गिवन 1 to 2 ग्राम Q6 आवर्ली, मतलब हर 6 घंटे में 1 to 2 ग्राम देंगे। देन 0.5 to 1 ग्राम Q8 आवर्ली, दैट इज हर 8 घंटे में वी आर गोइंग टू गिव 0.5 to 1 ग्राम ऑफ सेफाजोलिन। देन उसके बाद में वी हैव 0.25 to 1 ग्राम QID, मतलब दिन में 4 बार देंगे, ठीक है। सो दिस इज द डोज। सो देर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस गाइस, बट यू हैव टू रिमेंबर इट समहाउ, ठीक है। अब आते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में, ठीक है। सो दिस फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड दे आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द ओरल कैविटी एनारोब्स बट not bacteroids fragilis. So this is very important. They are effective against oral cavity anaerobes except bacteroids fragilis, ठीक है। and they are not effective against Pseudomonas and Salmonella, ठीक है। Pseudomonas and Salmonella के against they are not effective. So they are used for the following conditions, that is skin and soft tissue infections due to Staphylococcus and Streptococcus, ठीक है, Staphylococcus and Streptococcus, and they are also used for surgical prophylaxis, mainly Cefazolin। Cefazolin को हम लोग यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोफाइलेसिस में। क्यों यूज़ करते हैं? वी विल डिस्कस दैट इन सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ सेफालोजोलिन, ठीक है। सो सेफाजोलिन, सो सेफाजोलिन
को यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। अंडर दिस वी हैव cefuroxime, then we have cefotitan, then we have cefoxitin, then we have cefaclor, then we have cefuroxime acetyl, ठीक है। cefuroxime acetyl is basically the oral preparation of cefuroxime, मतलब इसे तो हम ओरल नहीं दे सकते बट वी कैन गिव दिस वन ओरली, ठीक है। सो cefuroxime इसे कैसे देते हैं, वी कैन गिव आइदर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। cefotitan वी कैन गिव आइदर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। cefoxitin वी कैन गिव इंट्रावीनस, एंड देन cefaclor it is given as oral preparation, then cefuroxime acetyl is given as oral preparation. Coming to the dose, ठीक है, cefuroxime that is 0.75 to 1.5 gram Q8 hourly. Then we have 1 to 2 gram Q12 hourly for cefotitan. Then for cefoxitin we have 1 to 2 gram Q6 to 8 hourly, मतलब 6 घंटे में दे सकते हैं, हर 6 घंटे में या हर 8 घंटे में भी दे सकते हैं. Then we have 0.25 to 0.5 gram Q8 hourly cefaclor, and then 0.25 to 0.5 gram BID, that is दिन में 2 बार, ठीक है. So in this, if you have to remember one, then you should remember this one, that is cefuroxime, because this is most commonly being used in almost all the hospital setup, ठीक है. So you have to remember this dose, that is 0.75 to 1.5 gram Q8 hourly, ठीक है. अब आते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. सो दे आर कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड दे आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म व्हेन कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. याद करो, इन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन मैंने क्या बताया था, दे आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. बट एज वी आर मूविंग डाउन नाउ टू सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, यहाँ पे इट इज हैविंग मोर इफेक्टिव मोर एफिकेसी अगेंस्ट द gram negative organism compared to first generation cephalosporin, and it is less effective against the gram positive organism as compared to the first generation cephalosporin, ठीक है. Then only some of them are effective against anaerobes and they are not effective against Pseudomonas and Salmonella. So this is the same as in case of first generation cephalosporin, they are not effective against Pseudomonas and Salmonella. अब आते हैं यूजेस में. So they are used in respiratory tract infections, urinary tract infections, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट वन अगेन बिकॉज यहाँ पे कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. अंडर दिस यू आर हैविंग सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफोपेराजोन, सेफ्टाजिडिम, सेफिक्सिम, देन सेफोडोक्सिम, प्रॉक्सिटिल, ठीक है. तो इसमें सेफोटैक्सिम से लेकर सेफ्टाजिडिम तक वी आर गोइंग टू गिव देम बाई पेरेंटल रूट, दैट इज इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस, इंट्रावीनस, एंड सेफिक्सिम वी आर गिविंग ओरली, एंड सेफोडोक्सिम प्रॉक्सिटिल वी आर गिविंग ओरल, ठीक है. तो इसमें अगर कुछ ड्रग अगर आपको याद रखना है तो सेफोटैक्सिम तो याद रख सकते हो क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होता है, सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, ये दो याद रखना है. सेफोपेराजोन को भी याद रख सकते हो बिकॉज सेफोपेराजोन इज इम्प्लीकेटेड इन कॉजिंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है. बट स्टिल यू कैन रिमेंबर इट इज सेफोपेराजोन, इट इज इम्प्लीकेटेड इन कॉजिंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन व्हेन द इंडिविजुअल इज ऑल्सो कंज्यूमिंग एल्कोहल, ठीक है. सो सेफोटैक्सिम एंड सेफ्ट्रैक्सोन. सेफोटैक्सिम का डोज क्या है, 1 to 2 gram Q8 hourly. Then we have ceftriaxone, that is 1 to 2 gram Q12 to 24 hourly, मतलब हर 12 घंटे में या हर 24 आवर्स, मीन्स बेसिकली वंस इन अ डे, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है. देन 1 to 2 gram Q8 to 12 hourly, then 1 to 6 gram Q12 hourly, then 0.2 to 0.4 gram Q12 hourly, 200 to 400 milligram Q12 hourly, ठीक है. ये तो लास्ट तो प्रिपरेशन जो है इसे ओरल रूट से भी दे सकते हैं. अब आते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में. सो दे आर लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ सम सीरियस gram negative infection and they are having further weaker activity against the gram positive कोकेन. मतलब आप देख रहे हो सबसे पहले क्या था, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, उसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट था. देन सेकेंड जनरेशन इज कंपैरेटिवली लेस हैविंग लेस इफेक्ट अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. अब आते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, इट इज हैविंग इवन फर्दर लेस एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस ऑल्सो. मतलब यहाँ पे दे आर हैविंग एफिकेसी इवन अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस. एंड ऑल्सो अभी तक जो हमने डिस्कस नहीं किया था, जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में नहीं था, दैट इज इफेक्टिवनेस अगेंस्ट सुडोमोनास एंड साल्मोनेला. फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे वर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एंड साल्मोनेला, बट थर्ड जनरेशन इफेक्टिव है, ठीक है. अब आते हैं यूजेस में. फर्स्ट है पायलोनेफ्राइटिस. सो इट इज़ बेसिकली
infection in the kidneys. Then we have community acquired pneumonia, nosocomial infection, that is hospital acquired infection. Then ceftriaxone is the drug of choice for the gonococcal infection. ठीक है, gonococcal infection में ceftriaxone जो है drug of choice है. Then टाइफॉइड में यूज़ कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं ceftriaxone को, और भी जगह में यूज़ कर सकते हैं, लाइक इट इज़ यूज्ड इन सिफिलिस एज एन ऑल्टरनेटिव. मतलब सिफिलिस में तो आपको पता ही है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बेंजाथिन पेनिसिलिन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सेप्टिसीमिया, दैट इज वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन इन द बॉडी. देन इन केस ऑफ मिक्स्ड एरोबिक एंड एनारोबिक इन्फेक्शन, लाइक सम ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, सम ऑफ द पेल्विक इन्फेक्शन, जहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, यू कैन यूज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. Now let's discuss the fourth generation of cephalosporin. That is under this we are having cefepime and cefpyrone. दोनों ही IV रूट से देते हैं. ठीक है. And dosage is like 1 to 2 gram Q8 to 12 hourly in case of cefepime, and then next in cefpyrone it is 1 to 2 gram every 12 hours over 3 to 5 minutes. मतलब 3 से 5 मिनट के अंदर में 1 to 2 gram you are going to give every 12 hours. So basically दिन में 2 बार होगा. ठीक है. Now coming to the antibacterial spectrum, so these are highly effective against gram negative organism. ठीक है. लेस एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एज आई ऑलरेडी मेंशन, जैसे नीचे जा रहे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी अगेंस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कम हो जाता है. देन इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस. ठीक है. तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. देन दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सेप्टिसीमिया, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में. देन दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, respiratory tract and urinary tract. Also they are used for managing infections in case of immunocompromised patients. मतलब already they are having weak immunity, so वहाँ पे infection होने का chance even ज़्यादा है. So वहाँ पे we are going to use this fourth generation cephalosporins. ठीक है. अब आते हैं fifth generation cephalosporin, that is ceftaroline and ceftobiprole. These both these are also given by intravenous route. For ceftaroline the dose is 600 mg Q12 hourly. Then we have ceftobiprole, for that the dose is 500 mg Q8 to 12 hourly. And स्पेक्ट्रम दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA. ठीक है. सो MRSA क्या है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. सो दे आर इवन इफेक्टिव अगेंस्ट मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस निमोनिया. ठीक है. एंड सेफ्टोबिप्रोल इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास. मतलब सेफ्टोबिप्रोल नॉट सेफ्टारोलिन. ठीक है. सेफ्टोबिप्रोल मैंने बोला है, सेफ्टोबिप्रोल. ठीक है. सेफ्टोबिप्रोल इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास. ठीक है. आप चलते हैं यूजेस में. दे आर यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड इन केस ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है ये हमें याद रखना है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन टू बी आस्क्ड इन MCQ. ठीक है. लाइक दे कैन आस्क यू व्हाट आर द among the following cephalosporin which of these belongs to the fifth generation cephalosporin. and ये सबसे लास्ट वाला जनरेशन है, तो इसमें MCQ पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट ऑल द 5 generations ऑफ cephalosporin. नाउ लेट्स डिस्कस सम स्पेसिफिक पॉइंट्स पर्टेनिंग टू ईच ऑफ द जनरेशन. ठीक है. तो फर्स्ट आते हैं फर्स्ट जनरेशन cephalosporin. उसमें मैंने बताया था ऑलरेडी, याद करना, सेफाजोलिन. ठीक है. सो सेफाजोलिन को क्या के लिए यूज़ करते थे, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ कर सकते थे. ठीक है. सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं सेफाजोलिन. क्यों यूज़ करते हैं वो बताता हूँ. सेफाजोलिन दे आर हैविंग, सेफाजोलिन इज एक्चुअली हैविंग अ लॉन्गर टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, एंड इट हैज़ गॉट अ गुड टिश्यू पेनिट्रेबिलिटी. सो इट विल, सिंस इट इज़ हैविंग अ लॉन्गर टी हाफ, सो इट विल हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. है कि नहीं. लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होगा इसमें. So that is the reason why it is used in case of surgical prophylaxis, because of its good tissue penetrability and longer T half, that is longer duration of action. Because of the T half ज़्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, definitely duration of action भी ज़्यादा हो जाएगा. Then we have cefalexin. It is given orally for minor infections like abscesses and cellulitis. Cellulitis is basically infection of the soft tissue. ठीक है. So these are the two important points which we have not covered in the table. Mainly अगर आप वो table को पढ़ लो so you will get almost all the points. थोड़ा बहुत extra points के लिए I have made some separate slides. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. ठीक है. सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में वी हैव सेफोरॉक्सिम. मैंने ऑलरेडी बताया सेफोरॉक्सिम याद रखना है. सेफोरॉक्सिम इज यूजफुल इन मेनिंजाइटिस. देन सेफोक्सिटिन एंड सेफोटिटैन आर इफेक्टिव इन मिक्स्ड इन्फेक्शंस. मिक्स्ड इन्फेक्शंस लाइक इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस, पेल्विक इन्फेक्शन, जहाँ पे एरोब्स एंड एनारोब्स बोथ आर बीइंग इम्प्लीकेटेड. ठीक है. वहाँ पे ये यूज़ होगा. ये हो गया सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. सो मोस्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर.
और अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकता है तो डेफिनेटली हम इसे यूज़ करेंगे मेनिंजाइटिस में, क्योंकि मेनिंजाइटिस में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजस एंड वी वांट द ड्रग टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब आते हैं सम पॉइंट्स ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन। सो मैंने पहले ही बताया था सेफ्ट्रैक्सोन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, ठीक है। दे आर दैट सेफ्ट्रैक्सोन इज गोइंग टू हैव अ लॉन्गर टी हाफ, ठीक है, जैसे मैंने पहले क्या बोलते हैं सेफाजोलिन में बताया था। सिमिलरली यहाँ पे भी टी हाफ ज़्यादा है, सो इट इज़ जस्ट गिवन वंस इन अ डे, ठीक है, वंस डेली देते हैं इसे, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू बिलियरी ट्रैक्ट, सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डोज एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रीनल इंसफिशियंसी। मतलब ये तो एक्सक्रीट ही नहीं होता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, मेनली ये एक्सक्रीट होता है थ्रू सम एक्सटेंट, बट द मेजर एक्सक्रीशन ऑकर्स थ्रू बाइल, ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट से होता है। तो अगर किडनी का फंक्शन नॉर्मल भी ना हो, in that case also we don't have to decrease the dose of ceftriaxone because it is mainly getting excreted through biliary tract, ठीक है। So these are two important points related to ceftriaxone. Next आते हैं फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन में। अंडर दिस वी हैव सेफिबिम एंड सेपाइरोम। सो दे आर एक्सक्रीटेड बेसिकली दे आर एक्सक्रीटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाया द किडनीज, ठीक है। किडनीज के थ्रू दे आर ऑलमोस्ट एक्सक्रीटेड कंप्लीटली। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। सो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज मेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बिकॉज दे इनहिबिट द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन विच इज स्पेसिफिक टू MRSA। मतलब मेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में वी हैव दैट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट इट विल बी ऑल्टर्ड इन केस ऑफ मेनिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड दैट इज द रीजन वाई देयर इज रेसिस्टेंस इन दैट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बट अब जो नया ऑल्टर्ड जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है उसमें ये फिफ्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन इजीली एक्ट कर सकता है। सो दैट इज द रीजन वाई दे आर यूजफुल इवन इन मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। बोथ सेफ्टोबिप्रोल एंड सेफ्टारोलिन आर प्रोड्रग्स, मतलब दे आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड वंस दे आर एंटरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। मतलब पहले से एक्टिव नहीं रहते, इट इज जस्ट लाइक लीवोडोपा, ठीक है। लाइक लीवोडोपा इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, लीवोडोपा को देते हैं अंदर जाके बॉडी के अंदर में जाके इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डोपामिन एंड देन डोपामिन इज गोइंग टू मीडिएट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, है कि नहीं। सो सिमिलरली दीज टू ड्रग्स आर ऑल्सो प्रोड्रग्स, ठीक है। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफालोस्पोरिन। मतलब इन जनरल सेफालोस्पोरिन में क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नॉर्मली दे आर टॉलरेटेड वेल, ठीक है, जस्ट लाइक पेनिसिलिन को भी नॉर्मली टॉलरेट किया जा सकता है, बट स्टिल दे कॉज सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। विच आर दोज एडवर्स इफेक्ट, लेट्स डिस्कस दैट। सो फर्स्ट वी हैव हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सिमिलरली पेनिसिलिन में भी हमने देखा है, इन द फॉर्म ऑफ स्किन रैशेस, फीवर और रेयरली एनाफिलेक्सिस भी हो सकता है। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन केस ऑफ पेनिसिलिन और like any beta lactam antibodies, they are having the tendency to show cross reactivity. So यहाँ पे भी cross reactivity with penicillin दिखता है। मतलब अगर क्या बोलते हैं there is any allergic reaction associated with penicillin administration, मतलब कोई penicillin दिया गया हो पेशेंट को पहले and then patient had some anaphylactic reactions or any type of hypersensitive reaction, then there is a chance that if you give a cephalosporin to that particular patient, then also that patient will be developing the hypersensitivity reaction. देन नेक्स्ट है माइल्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। सेफालोस्पोरिन क्या करता है, माइल्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करता है। सो दैट इज द रीजन वाई सेफालोस्पोरिन शुड नॉट बी कंबाइंड विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, क्योंकि अगर अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ में अगर आप कंबाइन कर दो सेफालोस्पोरिन को, देन इट विल इंक्रीज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी विच इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं GI डिस्टर्बेंसेज में, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स। उसमें एज यूजुअल वॉमिटिंग, डायरिया लिख सकते हो। देन लोकल इफेक्ट्स, इट इज सीन इन केस ऑफ पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हो तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोगे तो क्या होगा, पेन एट द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। देन इफ you are giving cephalosporin for long duration by intravenous route, then it will lead to inflammation of the vein, that is called as thrombophlebitis, ठीक है। उसके बाद में bleeding भी हो सकता है। then patients on cefoperazone can develop डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। इफ ही और शी इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन इज सीन इन केस ऑफ यूज ऑफ cefoperazone, that is अगर एक individual is on cefoperazone and that person consumes alcohol, then it will lead to disulfiram like reaction. मतलब basically there will be some agitation, then the patient will feel restless, then there will be breathing difficulty. So all the features of disulfiram reaction, this is because जो हमने पहले जो अगर आपने पहले कवर किया हो, लाइक देयर आर सम ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर हैविंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, एंड डाइसल्फिराम को यूज़ करते हैं बेसिकली अल्कोहल डिपेंडेंस में, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ एवर्शन थेरेपी। मतलब अगर आप डाइसल्फिराम दे दो और पेशेंट क्या बोलते हैं अल्कोहल ड्रिंक करता है एट द सेम टाइम, देन द पेशेंट विल हैव सेवरल adverse effects, and because of that the patient will try to leave consuming alcohol.
मतलब अल्कोहल छोड़ने का कोशिश करेगा. सो दैट इज द रीजन. सो वी कैन सी दैट डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन इन केस ऑफ सेफापिराजोन. देन आते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दैट इज कार्बापेनम्स. ठीक है. सो कार्बापेनम्स दे कंटेन अ बीटा लैक्टम रिंग. डेफिनेटली बीटा लैक्टम रिंग तो कंटेन करेगा क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कंटेन्स अ 5 मेंबर्ड पेनम रिंग. ठीक है. तो यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हो, इट इज नॉट दैट क्लियर. सो दिस इज बेसिकली द बीटा लैक्टम रिंग एंड दिस इज द 5 मेंबर्ड पेनम रिंग. ठीक है, पेनम रिंग. Mechanism of action में चलते हैं. Mechanism of action is just same as that of penicillin. All the beta lactam antibiotics are going to inhibit the bacterial cell wall synthesis inhibitor, are going to inhibit the bacterial cell wall synthesis, leading to bactericidal effect. But they are also having a wider spectrum of activity. जैसे मैंने cephalosporin में बताया था, they are having a wider spectrum of activity compared to penicillin. So here also they have a wider spectrum of activity. They are effective against gram-positive, gram-negative organisms and also anaerobes, including Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Listeria, Pseudomonas, and Bacteriophages. So basically, they are effective against gram-positive, gram-negative organism and anaerobes, under which we are having the following bacteria. Example में चलते हैं. So under example, we are having imipenem, meropenem, ertapenem, pharopenem, and doripenem. So this pharopenem, doripenem, ertapenem, these are comparatively newer carbapenems. Imipenem is being commonly used, and meropenem is also older carbapenem. ठीक है. तो अब चलते हैं. Why imipenem is combined with cilastatin. ठीक है. imipenem को कभी भी क्या बोलते हैं, अकेले नहीं दिया जा सकता. लाइक इट इज़ नॉट गिवन अलोन, इट इज़ ऑलवेज इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म, दैट इज imipenem प्लस cilastatin. सो उसका रीज़न है दिस थिंग, दैट इज imipenem को फर्स्ट तो क्या बोलते हैं, हम इसे देंगे IV इंट्रावीनस देना, क्योंकि ओरली ये अब्जॉर्ब नहीं होता है. ठीक है. एंड देन इट इज़ गेटिंग इनएक्टिवेटेड, मतलब इजीली इनएक्टिवेट हो जाएगा बाय डीहाइड्रोपेप्टिडेस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द किडनीज. ठीक है, डीहाइड्रोपेप्टिडेस. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इमिपेनेम का एक्शन कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा. सो दैट इज द रीजन वाई वी कंबाइन इमिपेनेम विथ cilastatin ऑलवेज. दिस इज बिकॉज cilastatin इज डीहाइड्रोपेप्टिडेस इनहिबिटर. तो क्या होगा, इमिपेनम का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा. एज अ रिजल्ट इट विल प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इमिपेनम एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीजेस द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ imipenem. So that is the reason why we combine imipenem with cilastatin. क्यों? क्योंकि cilastatin जो है dehydropeptidase enzyme का inhibitor है, and this dehydropeptidase enzyme is present in the kidney and it is responsible for the inactivation of imipenem, जो हम नहीं चाहते हैं. ठीक है. So that is the reason why we combine imipenem with cilastatin. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट, दैट इज meropenem में. सो इट हैज़ गॉट एडवांटेजेस ओवर imipenem. ठीक है. क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, इट इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड बाय रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेस. तो अगर इनएक्टिवेट नहीं होता है रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेस से, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंबाइनिंग meropenem विथ cilastatin. ठीक है. तो इसे अकेले भी दे सकते हैं. ठीक है. देन इट इज़ हैविंग लेस चांसेस ऑफ कॉजिंग सीजर एज कम्पेयर टू imipenem. मतलब imipenem में टेंडेंसी है सीजर कॉज करने का, बट कंपैरेटिवली लेस टेंडेंसी इज सीन इन केस ऑफ meropenem. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट में, दैट इज ertapenem एंड doripenem. दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू meropenem. ठीक है. कंटिन्यू करते हैं यूजेस. ठीक है. सो यूजेस ऑफ कार्बापेनम. सो वी आर यूजिंग imipenem एंड cilastatin कॉम्बिनेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बोन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, pelvic infection and hospital acquired, that is nosocomial infection. That is when most of the other antibiotics fail. मतलब जब पहले जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स हम जो देते हैं, अगर उससे हमें कोई इफेक्ट ना मिले, then in that case we are going to go for this carbapenems. Adverse effects which are associated with carbapenem includes nausea, vomiting, diarrhea, skin rashes and abdominal pain. So basically the GI side effects. ठीक है. अब आता है लास्ट कैटेगरी में, दैट इज मोनोबैक्टम्स. ठीक है. सो मोनोबैक्टम्स का एक एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज एस्ट्रियोनम. सो इसलिए मैंने उसको ऊपर ही लिख दिया है इन बोल्ड लेटर्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस. सो दे आर मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम्स. मतलब यहाँ पे सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग ही है एंड देयर इज नो अदर रिंग. वेरएज अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था, लाइक सेफेलोस्पोरिन हो गया, कार्बापेनम्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया, हर एक एंटीबायोटिक क्लास में वी हैव अ बीटा लैक्टम रिंग. अलॉन्ग विद दैट वी आर हैविंग वन मोर रिंग ऑल्सो. बट मोनोबैक्टम में सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग है, इसीलिए इसे मोनोबैक्टम्स कहते हैं. दैट इज मोनो, दैट इज सिंगल रिंग, दैट इज द बीटा लैक्टम रिंग. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ monobactam same as that of penicillin, that is they are also inhibiting the bacterial cell wall synthesis. As a result they will produce the bactericidal effect. अब आते हैं
एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में एस्ट्रियोनम इज इफेक्टिव अगेंस्ट some gram negative organism like pseudomonas but not effective against the gram positive organisms and anaerobes. ठीक है, gram negative organisms के against active है but not effective against gram positive organisms and anaerobes. ठीक है, it is given only parenterally, मतलब इसे orally नहीं दिया जा सकता है, खाली parenteral route से दे सकते हैं, that is either IV or IM, that is 1 to 2 gram Q6 to 8 hourly. अब आता है एडवांटेजेस में. एस्ट्रियोनम लैक्स क्रॉस रिएक्टिविटी विथ अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था पहले, लाइक पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, लाइक मोस्ट ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू शो क्रॉस रिएक्टिविटी. मतलब अगर एक क्लास के साथ अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, देन देयर इज अ हाई चांस दैट व्हेन यू गिव द सेकंड क्लास देयर आल्सो यू विल गेट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. बट मोनोबैक्टम्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है. लाइक सपोज इफ यू आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, यू कैन गिव मोनोबैक्टम्स एंड देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और वो क्यों? क्योंकि इसमें लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन, बट व्हाट आई हैव थॉट इज लाइक इन ऑल द अदर क्लासेस दे आर हैविंग बेसिकली 2 रिंग्स. ठीक है, बट इन केस ऑफ मोनोबैक्टम वी आर हैविंग ओनली 1 रिंग. सो स्ट्रक्चरली इट इज completely different from all the other beta lactam antibiotics. That might be the reason why there is less cross reactivity with the other beta lactam antibiotics for this Astronium, that is monobactams. ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन, बट दिस यू कैन टेक एज अ रीजन देयर इफ यू वांट टू रिमेंबर इट. ठीक है, देन कमिंग टू यूजेस, इट इज यूज्ड इन नोसोकोमियल ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस. एडीआर्स खाली ओकेशनल स्किन रैशेस सबको याद रखना है, दैट्स इट. सो with this we have completed all the different types of beta lactam antibiotics. तो पेनिसिलिन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पहले लेक्चर में. उसके बाद में इस वाले लेक्चर में वी हैव गॉन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स अगेन शॉर्टली देखा है, प्लस मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस लाइक बैक्टीरियल रेसिस्टेंस. फिर उसके बाद में वी हैव कवर्ड सेफेलोस्पोरिन, देन वी हैव कवर्ड कार्बापेनम्स एंड देन वी हैव कवर्ड मोनोबैक्टम्स. अब फाइनली आते हैं सम ऑफ द नर्सिंग इम्प्लीकेशन में. सो नर्सिंग इम्प्लीकेशन इट इज द सेम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन लाइक ऑलरेडी मैंशनड इन केस ऑफ द पेनिसिलिन. ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शुड नेवर बी इंजेक्टेड विदाउट टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू देम इन लाइक इन द प्रीवियस हिस्ट्री. बेसिकली पहले कभी एलर्जी हुआ या नहीं. देन वी हैव टू डू द इंटरडर्मल सेंसिटिविटी टेस्ट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट डोज गिविंग इंटरडर्मली, एंड देन वी लुक फॉर द व्हील, देन वी लुक फॉर इचिंग, एरिथमा, कुछ भी देख सकते हैं. ठीक है, if any of it is present then it means the skin test is positive. Then in that case we have to give another group of antibiotics, or we can do the desensitization and then we can give the full dose, but that is a cumbersome process, so usually no one goes for that. Then other next point में, that is patients allergic to beta lactams will be allergic to other beta lactam, one particular beta lactam antibiotic group of drugs. तो बाकी beta lactam से भी allergic हो सकता है except for monobactam, that is Astronium. Then a drug allergy card जो मैंने पहले बता दिया है, ड्रग एलर्जी अलर्ट कार्ड कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स हु आर हैविंग सम एलर्जी लाइक इन द फॉर्म ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, सो दैट ही और शी कैन मेंशन इट ड्यूरिंग द ड्रग हिस्ट्री इन द लेटर विजिट टू अदर फिजिशियन. मतलब दूसरे फिजिशियंस को अगर वो पेशेंट दिखाने जा रहा है फॉर कंसल्टेशन, इन दैट केस दैट पर्सन कैन शो दैट ड्रग एलर्जी अलर्ट कार्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट दैट if the patient is taking oral cephalosporin, it has to be taken with food so as to minimize the gastric irritation. Then उसके बाद we have to advise the patient to complete the course of antimicrobial as prescribed. This is to prevent the development of the antimicrobial resistance. Complete the course. ठीक है, so with this we have completed the nursing implications also, and these are the same references which I have already mentioned in the previous class, that is the management of that is with the beta lactam antibiotics penicillin part. ठीक है, so with this we have completed the second part of the beta lactam antibiotics. So thank you guys. So थोड़ा बहुत समझ आया होगा. लाइक मेन हमें याद रखना है द सेफेलोस्पोरिन्स. ठीक है, सेफेलोस्पोरिन एंड थोड़ा बहुत लाइक यू नो पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ मोनोबैक्टम बिकॉज दे आर नॉट शोइंग दैट मच ऑफ क्रॉस रिएक्टिविटी. सेफेलोस्पोरिन को याद रखना है, उसमें बहुत सारे यूजेस है. ट्राई टू रिमेंबर द जनरेशंस, डिफरेंट जनरेशन, बट एटलीस्ट 5th जनरेशन तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस ऑफ इट लाइक देयर इज अ हाई चांस दैट इट कैन कम एज एन MCQ. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. सब कवर हो चुका है ऑलमोस्ट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो चुका है, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, सब कंप्लीटेड. सो थैंक यू गाइस.